एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उसके घर में वह और उसकी 8 साल की बेटी रहा करती थी। सब्जी बेचकर ही वह अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। उर्मिला बाजार में सब्जी बेचने के बाद बची सब्जियों को गरीबों को दे दिया करती थी। एक दिन जब उर्मिला बाजार से सब्जी बेचकर आती है, तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वहां से एक औरत के कहाने की आवाजें आ रही थी। अरे, यह आवाज तो उसी घर से आ रही है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। क्या पता कोई मुसीबत में हो। यह सोचकर वह घर के अंदर चली जाती है। वहां वो देखती है कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उर्मिला उसके पास जाती है। अम्मा, क्या हुआ? आपके घर में कोई नहीं है क्या? अरे बेटी, मेरा एक बेटा था लेकिन वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। उर्मिला अपनी थैली से कुछ सब्जियां लेती है और रसोई में जाकर खाना बनाकर लाती है। अम्मा, ये खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। उर्मिला जैसे ही वहां से जाने लगती है, रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये 4 टमाटर मैंने ये अपने खेत में लगाए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो। ठीक है अम्मा, मुझे अभी जाना होगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और उर्मिला वो टमाटर लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचती है, तो उसके पड़ोस में रहने वाली मीना उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना सब्जी बना रही थी तो देखा कि टमाटर खत्म है। मुझे तुम 2-4 टमाटर दे दो ना। हाँ मीना, ये लो 2 टमाटर ले लो। मुझे ये 4 टमाटर एक अम्मा ने दिए हैं। मीना 2 टमाटर लेकर वहां से चली जाती है। मीना हमेशा उर्मिला से कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उर्मिला ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। उर्मिला अपने घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। तभी वहां मीना आती है। अरे उर्मिला, वो दोनों टमाटर ना सड़े हुए थे। तुम मुझे बाकी के 2 टमाटर दे दो। अरे, देखने में तो वह बिल्कुल ठीक थे। चलो कोई बात नहीं, तुम ये दोनों भी ले जाओ। और मीना बाकी के दोनों टमाटर भी ले जाती है। अगले दिन उर्मिला बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वह बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाती। जो पैसे उसने जोड़े हुए थे, वह उसी से दवाई लेती है और बचे कुछ पैसे घर के खर्च में लग जाते हैं। उर्मिला अगले दिन से सब्जी बेचने घर से निकली, तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसी मीना उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये मीना के घर पर ताला क्यों लगा है? शायद अपने पति के साथ मायके गई होगी। और वह सब्जी बेचने चली जाती है। शाम को आते समय उसे मीना एक बड़े से घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब उसके पहनावे से वह बहुत अमीर लग रही थी। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे घर पर ताला देखा तो मुझे लगा तुम अपने मायके गई होगी। देखिए बहन जी, मेरा नाम मीना नहीं मेनिका है। पर आपकी शक्ल हूबहू मेरी पड़ोसी मीना से मिलती है। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर उर्मिला वहां से चली जाती है। जब वह घर पर पहुंचती है, तो उसके पास पड़ोस की 2 औरतें आती हैं। अरे उर्मिला, तुझे पता है मीना ने नया घर खरीदा है। ना जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन अभी तो उससे मैं रास्ते में मिली, तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे ही पैसे आ जाने से न सभी लोग बदल जाते हैं। ऐसा बोलकर वो औरतें वहां से चली जाती है और उर्मिला अपने घर आ जाती है। मीना की हकीकत की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वह सोचती रहती है, मैंने तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए है, फिर भी आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब वो सब्जी बेचने जाती है, तो उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंचती है। चलो अम्मा से मिलकर आती हूँ। बहुत दिनों से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। घर में बूढ़ी अम्मा मिलती है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जो टमाटर मैंने तुम्हें दिए थे वो कैसे थे? अम्मा, वो टमाटर तो मैंने अपनी पड़ोसन मीना को दे दिए थे। अब उसने नया घर बना लिया है और बहुत अमीर भी हो गई है, लेकिन ना अब वो मुझे पहचानती भी नहीं।
तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटी। हमेशा सबकी मदद करती रहती हो। ये टमाटर के कुछ बीज है, इनको तुम अपने आंगन में बो देना। क्या अम्मा, फिर से टमाटर? बेटी, ये कोई साधारण बीज नहीं है और न वह टमाटर थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। आप क्या कहना चाहती हो अम्मा? तू बस इसे अपने आंगन में बो लेना तो सब समझ जाएगी। फिर उर्मिला वो बीज ले जाती है और घर के आंगन में बो देती है। माँ, इसमें से क्या निकलेगा? बेटा, इसमें से टमाटर के पौधे निकलेंगे, फिर उन पर टमाटर निकलेंगे। अच्छा, फिर आप उन्हें भी बाजार में बेचोगी? हाँ बेटा, लेकिन उसे उगने में तो महीना भर लग जाएगा। वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर उर्मिला देखती है तो उसका आंगन टमाटर के पौधों से भरा पड़ा था और उन पर टमाटर लगे हुए थे। यह कैसे बीज है जिसने एक ही रात में इतने बड़े पौधे उगा दिए और इस पर टमाटर भी लग गए? तभी उर्मिला की बेटी एक टमाटर तोड़ लेती है। माँ, देखो ये कितना लाल है ना? उर्मिला उस टमाटर को चिक्की से लेकर अंदर जाती है और उस टमाटर को काट कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें एक बड़ा हीरा था। उर्मिला फिर सभी टमाटर तोड़ लेती है। सबको काट कर देखती है तो सब में हीरे निकलते हैं। उर्मिला समझ जाती है कि मीना को भी टमाटर में हीरे ही मिले होंगे, इसलिए उसने झूठ बोला। जब उर्मिला वापस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो अब वहां कोई घर ही नहीं था। अरे अम्मा का घर कहाँ गया? वो जरूर मेरी मदद के लिए यहाँ आई होंगी। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बार बार ये जादुई टमाटर दिए। अब मैं हमेशा सबकी मदद किया करूंगी। चारू और लता 2 बहनें थीं। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे। उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा था। कुछ दिनों पहले दादी भी परलोक सिधार गई। कुछ दिनों तक दोनों बहुत उदास रही, पर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। चारू एक दयालु लड़की थी। वह बहुत समझदार और होशियार थी, पर लता सबका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लड़ती थी। दादी के जाने के बाद 1-2 महीने तक तो उनके रखे पैसों से खर्च चलता रहा, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। लता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है। मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते चारू को बहुत प्यास लग गई। गला सूख गया था। सामने ही एक घना वृक्ष था। इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना पसीना सुखाया और पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी बेटी, थोड़ा पानी पिला दो। 2 दिन से पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं गई है। कब से प्यासे जंगलों की खाक छान रही हूँ। ओहो, ये लीजिए, मैं तो घर जाकर पी लूंगी। बुढ़िया ने पानी पीकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया और जाने लगी। तभी पीछे मुड़कर बोली, चारू, तुम बहुत दयालु और अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से मेरी बच्ची। जाओ, आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं सोगी। तुम्हारी रसोई में जो भी बर्तन सामने रखा होगा उसको खाली यही बोल देना कि बना दो, हमारा भोजन मिल जाए। हमें जीवन जब उसको रोकना होगा तो कहना भूख हो गई, खत्म, हमारी कर लो। तुम आराम प्यारी। दादी माँ, आप बहुत अच्छी है। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि जितने ही अच्छे काम करोगी वो बर्तन उतना ही अच्छा खाना देगा। अगर तुम बुरा काम करोगी तो बर्तन साधारण बर्तन बन जाएगा। ये बोलकर वो बुढ़िया पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। चारू जब घर आई तो चारू, तू कहाँ चली गई थी? भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। मेरे पेट में ऐंठन होने लगी है। जरा रसोई में देख तो कुछ रखा है क्या? एक नया पतीला रखा है, क्या इससे भूख मिट जाएगी? चारू उस पतीले को लेकर आई और खाने के टेबल पर रखकर बोली, बना दो हमारा भोजन, मिल जाए हमें जीवन। पलक झपकते ही उनके घर में पकवान की खुशबू भर गई। चारू और लता दोनों की बांझी खिल गई। दोनों ने छक कर पकवान खाया। भूख हो गई, खत्म हमारी। कर लो तुम आराम प्यारी। तभी पकवान बनना बंद हो गया। अब तो जब भी उन्हें कुछ खाना होता
पतीले से बोल देती और पतीला में उनका मनपसंद खाना तैयार हो जाता। चारू खाना खाकर सो जाती। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अब तो उनके खाने की समस्या हल हो गई थी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन लता, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। देखती हूँ शायद कोई काम मिल जाए। चारू बाहर निकल गई। ओहो, मैं तो लता को भोजन बंद करने का मंत्र बताना ही भूल गई। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसने पेट भरकर खाना खाया है। अभी इतनी जल्दी थोड़ी उसे भूख लग जाएगी। यह सोचकर वह आगे बढ़ गई। उसके गए काफी समय बीत गया था। इधर लता को फिर से भूख लग गई। आज पतीले से खीर मांगती हूँ, बना दो हमारी खीर, मिल जाए हमें जीवन। पलक झपकते ही खीर तैयार हो गई, लेकिन उसे तो बंद करने वाला मंत्र पता ही नहीं था। खीर उबल उबल कर गिरने लगी। लता परेशान, अब क्या करे। चारू जब लौट कर आई तो उसने देखा कि जलने की महक आ रही है और दरवाजे के बाहर तक खीर बह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने खिड़की से झांक कर देखा तो लता टेबल पर ही पैर सिकड़ी सहमी बैठी चिल्ला रही थी। रुक जाओ, रुक जाओ। गरम गरम खीर उबल उबल कर उसके पास तक पहुंचने वाली थी और पूरे घर में खीर का सैलाब बह रहा था। भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तब जाकर खीर उबलकर गिरना बंद हुई। चारू जब घर के भीतर आई तो लता उसके गले लगकर रोने लगी। दोनों ने पहले ऊपर ऊपर से खीर उठाकर सारे बर्तन में भर ली, फिर घर की साफ सफाई में जुट गई। काम करने के बाद लता, तुझे भूख लगी थी ना, चल खीर खा ले। पर इतनी सारी खीर का हम करेंगे क्या? तू चिंता मत कर, पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद जरूरतमंदों में बांट देंगे। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। दोनों ने पहले भरपूर खीर खाई। इसके बाद चारू बाहर गई और सभी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर बोली, आप सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर मेरे साथ चलिए। उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए। लता घर के भीतर से भागोने में खीर भरकर ला रही थी और चारू सबके बर्तन में देती जा रही थी। सभी लोग खुश होकर खीर लेकर चले जा रहे थे और उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद देते जा रहे थे। जब सारी खीर खत्म हो गई तब इतने दिनों से हम अकेले ही खा रहे थे, पर आज इतने लोगों को खीर खिलाने में जो आनंद और सुकून मिला, वह सिर्फ अपना पेट भरकर भी नहीं मिला। हाँ, हमें सबक सिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। अगर तुझे भी वह मंत्र पता होता तो हम आनंद से वंचित रह जाते। ऐसा करते हैं, अब हम हर रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों में खीर बांटकर ही खुद खाएंगे। हाँ हाँ, कल से यही करेंगे हम। दोनों बहनों का रोज का नियम बन गया। पतीले से मनचाहे व्यंजनों की फरमाइश करती और ढेर सारा खाना गरीबों में बांटकर तब दोनों बहनें खाने बैठती। दोनों आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहने लगी। एक दिन दरवाजे पर आहट हुई तो लता, देख बाहर शायद कोई आया है। लता ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाबा, आपको क्या चाहिए? बेटी, मेरे बच्चे और परिवार कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ठहरिए बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे कुछ खाने को मत दो, सिर्फ अपने जादुई बर्तन दे दो। चारू और लता यह सुनकर हक्का बक्का हो गई। इसी बर्तन के भरोसे से ही पूरा क्षेत्र में हमारा कितना सम्मान है। इनको दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे बांटेंगे? लता, हमें जितना मिलना था मिल गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम जादुई बर्तन साधु बाबा को ही दे देते हैं। हम तो जवान हैं, कुछ काम करके अपना जीवन गुजार लेंगे। या बूढ़े साधु कुछ काम भी नहीं कर सकते। ले आओ बर्तन, इन्हें दे दो। लता बर्तन ले आई और बूढ़े साधु के हाथ में थमा दिया। तभी बादल गरजे और जोर से बिजली चमकी। उन्होंने देखा कि बूढ़े साधु की जगह एक अलौकिक रूप वाली बूढ़ी दादी खड़ी थी। चारू, तुम दोनों बहनें अपनी परीक्षा में सफल हो गए। यह बर्तन कहीं नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। अरे, यह तो वही बूढ़ी दादी थी जिसने मुझे जादुई बर्तन का आशीर्वाद दिया था। और इसके बाद दोनों बहनें गरीब लोगों को खाना खिलाती और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगी। शाम
एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेडी थी। वह कभी इस रेडी पर सब्जियां बेचता तो कभी मौसम में बिकने वाली चीजें जैसे गर्मियों में खीरा और सर्दियों में भुने हुए शकरकंद और गर्मियों में भुट्टे। एक शाम श्याम घर पर ढेर सारी मकई ले आया। बेटा, अभी तो बरसात शुरू होने में समय है। तूने इतनी सारी मकई इतने जल्दी क्यों खरीद ली? माँ, अगले 2 हफ्तों में बरसात शुरू हो जाएगी और तब मकाई का दाम आसमान छूने लगेगा। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही बरसात शुरू हुई, मकाई का दाम बढ़ गया और उस वजह से मुनाफा भी कम हुआ। इसलिए इस बार मैंने पहले ही सस्ते दामों में मकाई खरीद रखी है। ठीक है, पर क्या इतनी सारी मकाई बिकेगी? यह लगभग 101 गोनी है। हाँ माँ, बस बरसात शुरू हो जाए, फिर लोगों को भुना हुआ भुट्टा बहुत पसंद आता है। पिछले साल तो भुट्टों की इतनी मांग थी कि बाजार में मकाई थी ही नहीं, इसीलिए इस बार मैंने पहले ही खरीद लिया है। अच्छा किया बेटा। श्याम को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टों का व्यापार बहुत अच्छा होगा और उसकी कमाई भी बढ़ेगी। खीरे ले लो, खीरे, आओ भाई लोग, खीरे ले लो, ताजे ताजे खीरे। अब खीरे की मांग भी कम हो गई थी। मौसम ठंडा होते जा रहा था, इसलिए लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की देर है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। श्याम मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हुई। माँ देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो तेरे भुट्टे बहुत बिकेंगे। और अगर इस बार तेरी आमदनी अच्छी हुई तो मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। क्या माँ, तुम भी ना? अरे मेरे लाल, अब तेरी उम्र हो गई है, तुझे तो ब्याह करना ही होगा। वैसे भी मैंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। शादी की बात सुनकर श्याम शर्मा रहा था। खैर उसी शाम श्याम ने अपनी रेडी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुनने लगा, सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हो गए। उस दिन एक के बाद एक ग्राहक भुट्टा खाने आए जा रहे थे। श्याम खुश था कि उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी श्याम का धंधा बहुत अच्छा चला। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। श्याम की रेडी पर इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ये श्याम आजकल बहुत कमा रहा है। कमाए कैसे नहीं, बरसात आते ही उसने भुट्टे जो बेचने शुरू कर दिए। हमको लग रहा है भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है, हम भी कल से भुट्टे बेचेंगे। अगल बगल के व्यापारियों ने भी भुट्टे का व्यापार करने का विचार कर लिया और अगले दिन ही श्याम के ठेले के बगल में 2 और भुट्टे के ठेले लग गए और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बट गए। कुछ लोग श्याम के ठेले पर जाते तो कुछ लोग अगल बगल के ठेलों पर चले जाते। इस बात से श्याम परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद श्याम ने अपने बगल वाले ठेले वालों से पूछा, भैया, जब हम यहाँ पहले से भुट्टे बेच रहे थे तो फिर आप दोनों को यहाँ भुट्टे बेचने की क्या जरूरत? क्यों भाई, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इस बाजार में एक ही भुट्टे की गाड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर अगर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी कोई मुनाफा नहीं होगा भैया। हमको तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, तुम अपना देखो। अकेले ही सारा मुनाफा हथियाना चाहते, अगर ऐसा करना है तो कोई अच्छी सी चीज बेचो जो हम दोनों ना बेच सके, समझे क्या? उसके पड़ोसियों की बात सुनकर श्याम चिंता में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह उन्हें मना लेगा कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वह दोनों तो ढीठ थे। आज श्याम परेशान घर आया और आते ही उसने सारी बातें माँ को बताई। माँ, वो दोनों मुझसे बहुत जलते हैं। कुछ दिनों से मेरे भुट्टों का धंधा इतना अच्छा चल रहा था, वो उनकी आंखों में खटक रहा है। आज रोज से 1/3 आमदनी हुई है माँ। कोई बात नहीं, तू इतनी चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जलने वाले कितने भी जले, तू बस मेहनत करता रह। अगले दिन श्याम ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। और उसके चिल्लाने के बाद उसके पड़ोसी व्यापारी भी चिल्लाने लगे, गरम गरम भुट्टे स्वादिष्ट और सस्ता, बस 10 रुपये का एक भुट्टा। व्यापारियों ने दाम 15 से 10 रुपए कर दिए थे। दाम देखकर सारे ग्राहक उन्हीं व्यापारियों के पास जा रहे थे। श्याम ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारियों ने फिर दाम 8 रुपए कर दिए।
मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसीलिए वह परेशान होकर धंधा बंद करके अपने घर चला गया। उसकी माँ समझ गई कि क्या हुआ होगा। माँ, अब मैं क्या करूं? कम मुनाफा में भुट्टे बेचने का क्या फायदा? अगर मैं दाम कम करता हूं तो दोनों व्यापारी भी कम कर देते हैं। क्यों ना तू कुछ नया करे? नया करेगा तो सारे ग्राहक तेरे ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो अब कहीं मिलते ही नहीं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो स्वाद ही अलग था बेटा। एक बार कोशिश करके देख। अगले दिन श्याम ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। आसपास के दोनों व्यापारी हैरान थे। ऐसा भुट्टा कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तरीके से बनने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर कुछ बुजुर्ग श्याम के ठेले पर गए। उन्होंने वह भुट्टे चखे। वाह, मजा आ गया। कितनी सदियों के बाद यह खा रही हूँ। काफी लोगों ने रेत वाले भुट्टे पहली बार चखे। ये तो कमाल है, कोयले वाले भुट्टे से बिल्कुल अलग और स्वादिष्ट भी। इस दिन श्याम के ठेले पर अलग ही भीड़ थी। लोग श्याम के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। श्याम कुछ ही घंटों में मशहूर हो गया। श्याम के रेत वाले भुट्टे 20 रुपए के दाम से बिकने लगे और उसने एक ही दिन में काफी अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगले दिन पड़ोसी व्यापारियों ने भी रेत वाले भुट्टे बेचना शुरू किया। रेत वाले भुट्टे, गरम गरम रेत वाले भुट्टे। ये तो वो वीडियो वाला नहीं है, वो रहा। उसके रेत के भुट्टे खाते हैं हम। श्याम रातों रात मशहूर हो चुका था। सभी को श्याम के रेत वाले भुट्टे खाने थे। श्याम के ठेले पर भीड़ थी और उसके पड़ोसियों के ठेले सुनसान थे। कुछ दिनों बाद बिक्री न होने की वजह से व्यापारियों ने भुट्टा बेचना बंद कर दिया। श्याम के रेत वाले भुट्टे धड़ाधड़ बिक रहे थे और श्याम का मुनाफा भी बहुत बढ़ गया था। मदन नाम का एक गरीब किसान था जो रोज अपनी सब्जियां बेचने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है। अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूख प्यास से मर जाएं। मदन के घर में उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बच्चे थे, राहुल और खुशी। सारा परिवार खुश था। बस मदन ही अपनी जिंदगी से दुखी था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजबूरी, भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है, ये किसी धन से कम है। लेकिन धन तो नहीं दिया ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वह हमें ढेर सारा धन भी देंगे। आप देख लेना। मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। खैर, मदन ने अपनी किसानी जारी रखी और वह शहर के बाजार में भी सब्जियां बेचता रहा, पर वह अपने इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अक्सर भगवान को कोसा करता था। एक दिन की बात है, मदन हमेशा की तरह सब्जियां बेचने शहर आया था। वह रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और मदन का एक्सीडेंट हो गया। फिर मदन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका पूरा परिवार परेशान था। बच्चों, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पापा कब ठीक होंगे, बोलो ना माँ। बहुत जल्द बच्चों। कई दिन बीत गए। मदन को होश आया, पर उस एक्सीडेंट की वजह से अब मदन कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता था। उसके रीढ़ के हड्डी में गहरी चोट आई थी। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड अब कभी भी बेड से उठ नहीं सकते। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें सही कर सकता है। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, मदन को घर लाया गया। मदन बिस्तर पर ही लेटा रहता। अब वह किसानी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का दाना पानी चल गया। लेकिन सुमन परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। सुमन ने अपने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम यह गहने बेचने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं माँ, ये सब पापा ने आपके लिए बनाए थे। इन्हें मत बेचो। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो। पर कैसे बेटा? आप ढोकले बहुत अच्छा बनाती हो माँ। अगर हम लोग ढोकले बेचे तो। हाँ, यह तो हम कर सकते हैं। अब हमें ढोकला बनाकर उसे बेचने की तैयारी करनी चाहिए।
सुमन और उसके बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा लिया। मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम ग्राहकों को देना और खुशी तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धो लेना। ठीक है माँ। सुमन ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे एक प्लेट देना। राहुल ने उस आदमी को ढोकला दिया और वह आदमी ढोकला खाकर खुश हो गया। अरे वाह, क्या ढोकला है, ये तो बहुत अच्छा है। 3 प्लेट पैक कर दो, ये लो पैसे। राहुल ने 3 प्लेट ढोकले पैक कर दिए और उस आदमी को दे दिए। माँ, ये देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, पर अब हमें और पैसे कमाने होंगे, तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी हैं। हाँ माँ। उसके ठेले पर कई और कस्टमर आए ढोकला खाने। पहले दिन ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। सुमन और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई। पापा ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पर बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विचार दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। सुमन समझा रही थी, पर मदन के दिमाग में विपरीत ही सोच चल रही थी। वह अपने आप को लाचार समझ रहा था। सुमन और बच्चे बाजार में ढोकला बेचते रहे और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे, वह उनकी महीने की आमदनी से भी बहुत ज्यादा थी। माँ, देखो कितने सारे पैसे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ। देवी, माँ हमारी जरूर मदद करेंगी। हाँ बेटा। कुछ दिन बीत गए। सुमन और बच्चे बाजार में ढोकला बेच रहे थे और यहाँ घर पर मदन उदास था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। हे भगवान, इससे अच्छा मुझे मार ही देते, कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। मेरा पूरा परिवार इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अगर मैं सही रहता तो उन्हें बाहर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगली सुबह सुमन और उसके बच्चे रोज की तरह ठेला लगाते हैं। तभी एक बूढ़ी काकी लोगों से खाना मांग रही थी, पर उन्हें कोई खाने को नहीं देता। खुशी की नजर काकी पर पड़ती है और वह उन्हें अपने ठेले के पास ले आती है। माँ, ये देखो, काकी को भूख लगी है, किसी ने इन्हें खाने को नहीं दिया। 1 प्लेट ढोकला दो ना माँ काकी के लिए। हाँ बेटा, ये लो और काकी को दे दो, बेचारी ना जाने कब से भूखी है। धन्यवाद बेटा, यहाँ किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, पर तुमने बिना पूछे खिला दिया। अरे काकी, ये तो हमारा फर्ज है भूखे को खाना खिलाना। आप खाइए जितना खाना है। पर बेटी, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं काकी, आप पैसे के बदले अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे पति बहुत बीमार है, वह बिस्तर पर ही लेते रहते हैं, उठ भी नहीं पाते। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा पति सही हो जाएगा और तुम्हारे बनाए ढोकले का स्वाद और बढ़ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। काकी वहां से चली जाती है और उधर मदन उठकर बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह अब चल फिर सकता है। फिर दौड़े दौड़े वह सुमन और बच्चों के पास जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सुमन बताती है कि एक बूढ़ी काकी आई थी, उनका ही आशीर्वाद लगा है। देवी माँ का रूप थी वो। फिर मदन और उसका परिवार देवी माँ का धन्यवाद करते हैं। बच्चों, अब तुम सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक हो गया हूँ। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वह किया है जो कोई नहीं कर सकता। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा फर्ज है जैसे आपका है हमारे प्रति। मुझे जिंदगी और परिवार का मूल्य समझ आ गया। मेरा परिवार और उसकी खुशहाली में ही मेरे जीवन का असली धन है। क्या बात है, आज कुछ अलग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपने जीवन और कि उसके सुख से बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भाग दौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और हमारे जीवन की सच्ची खुशी हमें तभी समझ आती है जब हमारे साथ कुछ बहुत भयानक होता है। हम अक्सर हमारे पास जो नहीं है उसका सोचकर कोसते हैं, पर जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जीवन में भले ही 100 दुख आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए।